राधेश्याम सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से आज इस YouTube चैनल में कक्षा 8 के सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8 सामाजिक विषय इसमें लिखा है कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान और उप विषय इतिहास। इसका प्रकरण रहेगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। इसमें हम पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आपको सबसे पहले की घटना बताएंगे। सबसे पहले सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वह सबसे पहले भारत में आया तो था ये देखने के लिए कि यहाँ पर भी कोई देश है कि नहीं, परंतु जब उसने देखा कि ये भारत देश है और इसके लोग बहुत ही सीधे साधे सज्जन हैं, यहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सकता है, तो वह यहाँ से व्यापार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मसाले वगैरह और अन्य बहुत सारी चीज़ें भारत से ले जा कर के अपने देश में उसने इसका प्रयोग किया। और धीरे धीरे यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगालियों का शासन हुआ। पुर्तगालियों का जो है कुछ दिन तक के लिए व्यापार चला। उन्होंने यहाँ पर बम्बई बंदरगाह के आसपास में अपनी कोठियाँ भी बनाई, जिससे वह उनका व्यापार चलता रहा। कुछ दिन व्यापार करने के बाद पुर्तगाली व्यापारी यहाँ से चले गए और उसके बाद आए फिर यहाँ पर डच, जो हॉलैंड के निवासी थे, डच लोग यहाँ पर आए और वे भी उन्होंने भी भारत में अपना व्यापार फैलाया और व्यापार फैला करके वे भी भारत से चले गए। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों ने भी अपना खूब व्यापार किया और भारत को अच्छी तरह से लूट खसोट किया। उसमें अंग्रेज़ों के रहते रहते ही यहाँ पर फ्रांसीसी भी आए। फ्रांसीसियों का और अंग्रेज़ों के अनेक युद्ध हुए, जिससे फ्रांसीसी तो यहाँ से अपने वापस चले गए, परंतु अंग्रेज़ लोग यहाँ पर जमे रहे। सन 1757 तक अंग्रेज़ों का वर्चस्व रहा और उसके बाद सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग, भारत का जो अंग्रेज़ों का अंतिम गवर्नर था, उसके सामने लगभग पूर्ण तरह से भारत उनके अधीन हो चुका था और उनका राज्य पूरी तरह से आ गया था। सन 1856 का गवर्नर जनरल ने अपनी नीतियों के अनुसार ही कार्य किया और भारत पर अपना पूर्णतः कब्जा जमा लिया। इस बात को देख करके अनेक लोगों के मन में ये हुआ कि ये विदेशी लोग भारत में आकर के हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इसके लिए अनेक लोगों ने संघर्ष किए। सबसे पहले ये जो अभी मैंने बताया पूर्व के आंदोलन, यानी कि सन 1857 की क्रांति से पहले भी आंदोलन हुए। इसमें सबसे पहले एक सन्यासियों फ़कीरों का आंदोलन हुआ, जो अपने पुनरुत्थान के लिए बंगाल में से प्रारंभ हुआ, परंतु वह एक छोटे स्टेट से शुरू हुआ था, इसलिए वह दबा दिया गया। दूसरा, उसके बाद सिपाहियों का विद्रोह हुआ। सिपाहियों के विद्रोह में विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ, जो अपने स्थानीय यानी कि भारतीय जो सैनिक थे उनके साथ द्वेष भावना की बात की जाती थी, अर्थात उनके बाद दुर्व्यवहार किया जाता था। उनको ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, उनको समान वेतन नहीं दिया जाता था, इसलिए सिपाहियों का विद्रोह भी चला। उसको भी अनेक सैनिकों ने दबा दिया। अनेक जो यहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे, जनरल थे, उन्होंने दबा दिया उसको। उसके बाद मध्य प्रदेश में सभी प्रदेशों में चला। मध्य प्रदेश में भील जाति, बंगाल, बिहार में संथाल और उड़ीसा में कोल, गोंड और मेघालय की खासी जातियों का विद्रोह चला। ये सब जो आंदोलन थे, जो ये सब विद्रोह थे, ये स्थानीय होने के कारण ये दबा दिए गए। जनजातियों का अंग्रेज़ों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह भी था, परंतु ये स्थानीय होने के कारण और अकेले होने के कारण ये दबा दिए गए। इसके बाद सन 1857 में एक देशव्यापी आंदोलन चला, जिसको सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एक साथ पूरे भारत में होने वाली सबसे पहली क्रांति थी। इस क्रांति में सन 1857 की क्रांति के अनेक कारण थे। उनमें सबसे पहला कारण था आपका आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण में ब्रिटिश उपनिवेशवाद, यानी कि भारत से इंग्लैंड जो था वो कच्चा माल लेकर के जाता और उसको मशीनों द्वारा अच्छी तरह से तैयार करवा करके भारत में ला करके ऊंचे दामों पर बेचता। इससे क्या होता कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ गई और धीरे धीरे लोग उस कला कम होती चली गई और धीरे धीरे लोग अच्छे वस्त्रों को ही अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे जो इंग्लैंड से बनकर तैयार होकर के आती थी। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीयों पर वस्त्र उद्योग और निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। किसानों को भी इससे बहुत ही नुकसान हुआ, हानि हुई, क्योंकि किसान शिल्प कला दशा बिगड़ती देखकर अंग्रेज़ों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और किसानों पर लगान बढ़ा दिया गया। उनकी आमदनी कम होने के बाद भी जब उन पर लगान बढ़ा दिया गया तो किसानों की भी हालत ख़राब होती चली गई और इस तरह से वे भी इस क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। अकाल एवं गरीबी के कारण भी लोगों को इससे बहुत परेशानी उठानी पड़ी। सेना से हटाए गए सैनिकों को जो हटा दिए थे उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, उनको दूसरी जगह काम पर नहीं रखा गया, उनका भी जो है आर्थिक स्थिति उनसे भी कमज़ोर होती चली गई। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखा गया। इससे शिक्षित भारतीय जो थे वे इस क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। अर्थात इस प्रकार से आर्थिक कारण के कारण यह क्रांति प्रारंभ हुई। दूसरा कारण था इसका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेज़ों के हाथ में थी, परंतु उन्होंने एक रूपता दिखाने के लिए दिल्ली का जो शासन था, दिल्ली का शासन मुग़ल बादशाह के हाथ में दे रखा था और मुग़ल बादशाह के नाम से ही वह शासन चलता था। परंतु मुग़ल बादशाह की बात को वे कम ही माना जाता था और सन 1835 में कंपनी ने सिक्कों से मुग़ल सम्राट का नाम हटा दिया गया, जिससे वहाँ पर इससे उनको बहुत हानि हुई, नुकसान, उनको जो है बहुत अपमानजनक इस बात को उन्होंने माना और इससे उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। इस प्रकार से क्रांति को और बढ़ावा मिला। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण भी इसमें जो है राजनीतिक ये कारण था। लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम बनाया था कि जिन राजाओं के संतान नहीं होगी उन राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा और इससे जो है जो राजा अपने आप को कमज़ोर समझते थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अपने राज्य को अंग्रेज़ों के अधीन सौंप दिया। डलहौजी के कुशासन के कारण अवध और साम्राज्य के मिलने के बाद सिपाहियों को हटा तो दिया, परंतु उनकी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। उनको जो है खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं की गई, उनके आर्थिक व्यवस्था भी नहीं की गई। इससे जो है जिसके कारण उन लोगों में, किसानों में और सैनिकों में असंतोष फैल गया। इससे आगे ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती रही। जो कानून भारतीय कानून के अनुसार कार्य करते थे उनको इस प्रणाली पर भारतीयों से बड़ी खर्चा तो लिया गया, परंतु उनके लिए न्यायपूर्वक कोई कार्य नहीं किया गया। इससे भी लोगों को बहुत हानि हुई। इसके अलावा भारतीय शासन के ऊंचे पदों पर किसी भी भारतीय को नहीं रखा जाता था, अंग्रेज़ों को ही रखा जाता था और भारतीयों को जिस पद के योग्य समझा जाता था उस पद के योग्य भी नहीं, उस पद पर भी नहीं नियुक्त किया जाता था। इससे भी भारतीयों को ऐसे हुआ और अपना अपमान समझ करके क्रांति में भाग लिया। इससे आगे आता है राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक कारण। इस क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेज भारत में अशिक्षा, सामाजिक अनेकता को देखते हुए अनेक प्रकार के कार्य करते थे और अनेक भारत पर शासनाधिकार स्थापित करते थे, जिससे कि भारत के लोग उससे अनभिज्ञ होते हुए भी और उसको तुच्छ समझते थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाने से भारतीयों को
भारतीयों को ईसाई बनाने की चाल अंग्रेज़ों की थी, जिससे कि भारतीय लोग अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेज़ों का काम करें और ईसाईयत को फैलाएं। इस पर भी लोगों ने बहुत ही ऐतराज़ किया, बहुत इस पर जो है अपमान समझा। अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था को भी भारतीयों ने अपना उनकी चाल समझ करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार समझा। इससे भी जो है इस 1857 की क्रांति को बल मिला। ईसाई मिशनरी हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म परिवर्तन करने के लिए अनेक लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और उनको प्रलोभन दे करके आगे बढ़ाया। ब्राह्मण और मौलवियों के अपमान किए गए, उनको जो है अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया गया, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इससे भी सन 1857 की क्रांति को बल मिला। इसके बाद आता है सैन्य कारण। सैन्य कारण भी एक इस क्रांति का प्रमुख कारण है। जो सैनिक भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों की सेना में थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको अंग्रेज़ों के समान वेतन नहीं दिया जाता था और उनको अधिक कार्य दे करके कम वेतन पर रखा जाता था, उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने नई राइफलों का प्रयोग करवाया, जिसमें जिस कारतूस को मुंह से काट करके उस राइफल में चलाना पड़ता था और उस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगाए होने की अफवाह फैलाई, जिससे हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक स्तरों को ठेस पहुंची। इस बात से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फैल गई। धीरे धीरे जब ये सब कारण बन गए तो क्रांति की योजना बनाई गई। क्रांति की योजना जो है देश में ऐसी अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष की आवश्यकता थी, जिसके लिए स्वतंत्रता संग्राम की योजना के कार्य करने के लिए कई ऐसे नेताओं की आवश्यकता थी जो इस पर रात दिन कार्य कर सके। इसके लिए इस कार्य की योजना के लिए नाना साहब, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इस आंदोलन को प्रारंभ करने का जिम्मा सौंपा गया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह जफर दिल्ली और लखनऊ, झांसी, मैसूर आदि जमींदारों के संपर्क में गए और उन्होंने अपनी इस क्रांति की योजना बताई। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह और उनकी बेगम जीनत महल ने अनेक स्थानों पर जा करके एक योजना बनाई और इस क्रांति के चिन्ह रोटी और लाल कमल जो थे वो रखे गए। इस रोटी और लाल कमल को विद्रोह का चिन्ह बताते हुए उन्हें आगे बढ़ाया गया और वह अनेक प्रकार से मतलब गुप्त तरीके से एक सैनिक सभी छावनियों में जाता और उस रोटी और लाल कमल को दिखा करके उनसे उस क्रांति में शामिल होने की प्रतिज्ञा ग्रहण करवाता। इस प्रकार सब सैनिकों में सब छावनियों में सूचना हो गई। परंतु उससे पहले एक घटना घटी जो बैरकपुर की छावनी की घटना है। उसमें जो है बैरकपुर छावनी में एक दिन प्रातःकाल एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था, उसको प्यास लग रही थी, तो उसने मंगल पांडे से अपना एक पात्र मांगा, लोटा मांगा पानी पीने के लिए। परंतु मंगल पांडे ने वह लोटा देने से मना कर दिया और उसको कहा कि तुम जो है सफाई कर्मचारी हो, इसलिए मैं तुम्हें लोटा नहीं दे सकता। परंतु जब उसको ये बुरा लगा तो उसने कहा कि तुम इस लोटे से तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा और जो कारतूस तुम मुंह से काट करके राइफल में चलाते हो उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, इससे तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होता। इस बात को देख करके मंगल पांडे को क्रोध आ गया और उसने अपनी राइफल उठा करके नारा दिया, मारो फिरंगी को। इस प्रकार 29 मार्च अर्थात जो तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857 की तिथि निश्चित की गई थी, जिसमें सभी चारों ओर से इन पर हमला होना था और यह तिथि रविवार की थी। रविवार को सभी ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, तो उन पर एक साथ हमला करने के लिए सभी की सहमति हो गई थी। परंतु मंगल पांडे की स्थिति के कारण 29 मार्च सन 1857 को ही
यह क्रांति बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हो गई, जब उसने बंदूक हाथ में लेकर के और अंग्रेज़ों को ललकारा कि मारो फिरंगी को, तो सभी चारों तरफ से उनको घेर लिया गया और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार उसके बाद मेरठ में 9 मई को की घटना है। 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने कहा कि हम इस कारतूस को नहीं चलाएंगे, अर्थात इस कारतूस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो अंग्रेज सैनिकों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने उन सब 85 सैनिकों को जेल में डाल दिया। इस प्रकार जब वे लोग बाज़ार में सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, लोगों ने उनको कहा कि देखो तुम्हारे सिपाही सैनिक जेल में बंद कर दिए गए हैं और तुम यहाँ खुले घूम रहे हो। इस तरह से उनको भी इस क्रांति की शुरुआत उन्होंने की और सब इकट्ठे होकर के 1-2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया। फिर और जेल पर धावा बोल करके अपने सभी सिपाहियों को, सभी सैनिकों को वहाँ से निकाल लिया और वहाँ से चलते हुए, मेरठ से चलती हुई यह क्रांति दिल्ली तक पहुँच गई। उन्होंने यही कहा था दिल्ली चलो, और दिल्ली जा कर के लाल किले पर अपना झंडा फहराया। इसी प्रकार से इस क्रांति में अनेक प्रकार से अनेक स्थानों से कई लोगों ने भाग लिया। जैसे इलाहाबाद से सन 1857 की क्रांति में जून में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा, परंतु अनेक अधिकारी भी थे जिनको इसका आभास हो चुका था कि ये क्रांति जो है ज़ोर शोर से चलने वाली है, और उन्हें एक जनरल नील थे इस क्रांति के दमन को, इलाहाबाद की क्रांति के दमन को दबा दिया। उनको लियाकत अली को फांसी दे दी गई। उसके बाद फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला खान ने वहाँ से संघर्ष जारी किया, परंतु अंग्रेज़ों ने वहाँ से भी उसको दबा दिया गया। बहराइच से राजा हरिदत्त के नेतृत्व में क्रांति का प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से बरेली से बहादुर खान साहब और कानपुर से नाना साहब के नेतृत्व में यह क्रांति का प्रारंभ हुआ। नाना साहब पेशवा के जो सहयोगी थे, एक अध्यापक थे अजीमुल्ला खां भी उनके सहयोगी रहे, और उन्होंने नाना साहब ने अंग्रेज़ों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। कुछ लोग अंग्रेज अधिकारी जो अंग्रेज सैनिक थे जो अपने आप को निर्दोष मानते थे, उन्होंने उनसे जो है समझौता करके उनके साथ रहे। इस प्रकार से नाना साहब ने उन सब अंग्रेज जो उनके साथ सहयोगी हो गए थे, उन्होंने अपना जो है समर्थन उनको दे दिया था। तो उनको नाव में बैठा करके वे पार करने के लिए जा रहे थे। इसी समय भारतीयों को उनकी खबर लग गई कि ये लोग नाना साहब इन अंग्रेज़ों को बचाने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ इतना अत्याचार किया है और हम लोगों को बहुत ही मतलब एक तरह से परेशान किया है। तो उन्होंने उन अंग्रेज़ों को, जो नाना साहब उनको नाव में बैठा करके पार करा रहे थे, उन्हीं को नाव में डुबा दिया और वहाँ से वे उन सब को मार डाला गया। इस प्रकार से तात्या टोपे भी उनके साथ थे। तात्या टोपे ने इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर के भाग लिया, परंतु तात्या टोपे को उनके ही एक साथी के विश्वासघात के कारण सन 1859 में फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद लखनऊ, अवध की राजधानी लखनऊ की जो क्रांति की बागडोर थी, वो वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। क्रांतियों के नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। ये लखनऊ की क्रांति भी आगे नहीं बढ़ सकी और अंग्रेज़ों ने उसको दबा दिया। और वहाँ से बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। आजमगढ़ में भी स्वतंत्रता का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने भी बहुत संघर्ष करते हुए और बाद में उनका बलिदान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया और अनेक सैनिकों को, अनेक क्रांतिक उनको
अंग्रेज़ों को उन्होंने मौत के घाट पर उतारा, परंतु बाद में सर ह्यू रोज के आक्रमण के कारण ये ग्वालियर में आकर के इनका भी बलिदान हो गया। इसी प्रकार से रानी बहादुर से लड़ती हुई मारी गई। और इसके बाद फिर आई रामगढ़ में रानी अवंतीबाई ने भी सन 1857 की क्रांति में भाग लिया और वह भी क्रांति में लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। इस क्रांति में अनेक लोगों का बलिदान हुआ, अनेक लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, परंतु इस क्रांति में कई कमियां रही। इसकी कमियों के कारण ही क्रांति की असफलता के अनेक कारण रहे। उन क्रांति की असफलता के कारणों पर भी प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले इस क्रांति में जो अनेक प्रमुख रहे, अनेक नेता रहे, उनमें उन्होंने सबने अपने आप को प्रमुख समझा। अर्थात इसमें सबसे बड़ी कमी ये रही कि इसमें जो है कोई एक प्रमुख दायित्व निभाने वाला व्यक्ति नहीं था। अर्थात सबसे पहले समन्वय का अभाव रहा और सबसे जो उसमें था कि कोई भी एक इसका दायित्व निभाने वाला व्यक्ति नहीं था। योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव रहा। और जैसे कि अंग्रेज़ों के पास अनेक प्रकार के हथियार थे, अनेक आधुनिक हथियार थे, ऐसे ही उन भारतीयों के पास कोई अनेक ऐसे हथियार नहीं थे। इस कारण से अंग्रेज़ों ने आपस में फूट डाल करके राज करने वाली नीति को अपनाया भारतीय, जबकि सिख भी भारतीय थे, मुसलमान भी भारतीय थे। उन्होंने सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ा करके इस क्रांति को दबाया। सिख फौज की मदद से इस क्रांति को दबाया और भारतीयों की तुलना में अंग्रेज़ों के अच्छे किस्म के हथियार होने के कारण वे भारतीय जो थे वो अपने हथियारों की वजह से ही हार गए, अर्थात पिछड़ गए। इस कारण से अनेक प्रकार इस क्रांति का असफलता के कारण रहे। और फिर आता है क्रांति के परिणाम। जब ये अनेक प्रकार से इस क्रांति को दबाया गया और क्रांति को दबा करके इसमें जो है इसको फिर से नॉर्मल कर दिया गया, तो इसके बाद इस क्रांति के क्या परिणाम हुए ये भी आप देखेंगे। क्रांति के परिणाम, सन 1857 का संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। सन 1857 में अगर मंगल पांडे की घटना न घटती तो यह हमारा देश 100 वर्ष पहले ही आज़ाद हो जाता। परंतु अनेक प्रकार से अपने अपने ढंग से जब लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी तो उसको अंग्रेज़ों ने दबा दिया। और इस क्रांति की जैसी घटना दोबारा से ना हो, इसको दबाने के लिए उन्होंने महारानी विक्टोरिया का एक पत्र जारी किया। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें कहा गया कि कोई भी भारतीय अब ये इस तरह की साहस नहीं करेगा कि जिससे कि वो इस प्रकार की क्रांति आगे बढ़ाई जाए। परंतु उसके बाद भी हमारे अनेक प्रकार के अनेक तरह से नेताओं ने और क्रांतिकारियों ने इस अपने ढंग से इस आज़ादी को दिलाने के लिए संघर्ष किया। चाहे वो उसमें हमारे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब ने क्रांति इस प्रकार के संघर्ष करके अपने देश को स्वतंत्र कराया। इस प्रकार से हमने आपको सन 1857 की क्रांति के बारे में बताया और ये आपका पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।